नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर नूतन टेस्ट सीरीज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग जुड़ के पढ़ाई भी कर रहे थे और यह आप ही लोगों का प्रयास है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो अब 1000 के आंकड़े को पूरा कर चुका है। उसके सदस्यों की संख्या अब 1000 से अधिक हो चुकी है। और मैंने पिछले दिनों बताया था कि एनसीईआरटी को लेकर के जो है क्लास वगैरह हम लोग लेकर के आएंगे। उसी क्रम में ये पहला क्लास है। एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट भी होना है सोमवार को, और उसी क्रम में जो है उसी कड़ी का एक रूप है ये क्लास। और चलिए इसको शुरू करते हैं। इस क्लास में जो है आपको जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है हमारे अतीत 1, ठीक है, तो उसी में अध्याय 1 एवं अध्याय 2 इसको हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो वीडियो देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जो आज का जो मैंने कंटेंट तैयार किया है, एकदम समझिए कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ते हुए, ठीक है, और वहाँ से जो भी चीज़ें इकट्ठा करके आपके सामने लाई जा सकती थी, उन हर एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो आपको इसको पढ़ने के बाद फिर से एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि समझ आधारित हर चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेंगे, शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, इसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ध्यान से समझिए। इतिहास जो शुरू होता है वह इन्हीं प्रश्नों से जो है इतिहास विषय की शुरुआत होती है, ठीक है। तो चलिए, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसी में जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है आरंभिक लोगों का साक्ष्य। आखिर इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ साक्ष्यों को लेकर के बात करते हैं कि लोग जो मतलब हमें जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लोगों के, वह भारत में कहाँ मिला है, ठीक है। तो ऐसे में जो आरंभिक लोगों का साक्ष्य है, वो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है भारत में लोगों के होने का, वह नर्मदा घाटी में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नर्मदा घाटी कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। और वहीं पे एक जगह है, आप जानते होंगे, भीमबेटका। ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका, यहाँ से भित्ति चित्र का भी साक्ष्य मिला है। जो प्राचीनतम लोग थे उन्होंने क्या हुआ कि गुफा में रहते थे। भीमबेटका में कई सारी गुफाएं मिली है जहाँ पे कि बहुत सारे प्राचीनतम चित्र का भी साक्ष्य मिलता है। तो चलिए वो हम लोग आगे देखेंगे। बाकी जो आरंभिक लोगों का साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी में मिलता है, ठीक है। अब उस समय के जो लोग थे किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, अब उन चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इनमें कुछ कुशल संग्राहक थे। ध्यान दीजिएगा, कुशल संग्राहक। संग्राहक जो शब्द है, इसको समझ लिए तो फिर इन सारे तथ्यों को हम लोग समझ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, संग्राहक, ये जो शब्द है इसका मतलब क्या हुआ, संग्रह करने वाले, संग्रह करने वाला। जैसे आज देखिए, आज के समय में मतलब जब से मानव सभ्यता की शुरुआत होती है, वहाँ से लेकर अभी तक लोग कुछ न कुछ संग्रह करते आ रहे हैं, ठीक है। कुछ न कुछ इकट्ठा करके रखते आ रहे हैं, ठीक है। आज देखिए कि लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे बचत करके अपना कुछ सेविंग वगैरह करते हैं, तो वो क्या हुआ, एक तरह का संग्रह करना ही हुआ, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वह आरंभिक सभ्यता से काफ़ी आगे निकल गई है। बस इसी वजह से जो है हम लोग क्या है कि संग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन उसका रूप बदल गया है। जैसे अभी धन का संग्रह होता है, कुछ लोग जो है कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कि कुछ लोग ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी क्या हुआ, एक तरह का संग्रह हुआ। तो देखिए, आरंभिक लोग जो थे उनका जो जीवन था वह इसी बात पर था कि मतलब शिकार करना है, उसको खाना है, ठीक है। बाकी जो फल वगैरह मिल जाते थे जंगल से, उसको खाते थे, फल फूल कंद मूल वगैरह, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कुशल संग्राहक किसको कहा जाए। कुशल संग्राहक का मतलब हुआ कि जैसे शिकार किया, ठीक है, और फिर उसको इकट्ठा करके एक जगह रख लिए इन्होंने, ठीक। तो जो भी भोजन वगैरह संग्रह किया जाता था
भोजन का संग्रह, भोजन का संग्रह, ठीक है। भोजन का संग्रह करने वालों को उस समय के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे, कुशल संग्राहक, ठीक है। अब संग्रह में क्या क्या चीज़ें, तो जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे, तो जंगल से उनको क्या क्या मिलेगा, तो भोजन के लिए जड़, फल, कंदमूल वगैरह जो है, इन सभी चीज़ों का संग्रह किया करते थे। बाकी जो शिकार करते थे उसका भी संग्रह किया करते थे कि मतलब आगे खाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, इतना डिफ़िकल्ट इनका जीवन रहा था। अब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, गेहूं तथा जौ का प्राचीनतम साक्ष्य, समझिएगा, गेहूं और जौ का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ एक जगह है बोलन दर्रा के पास, ठीक है। किरथर पहाड़ी जो है पाकिस्तान में, वहीं पे जो है एक बोलन दर्रा है, वहाँ एक समतल मैदान है, उसका उस जगह का नाम क्या है, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ से जो है आपको गेहूं तथा जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखें तो यहाँ से पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि गेहूं तथा जौ का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह हो जाएगा आपको मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है, बोलन दर्रे के पास है और किरथर पहाड़ी रेंज में पड़ता है ये, ठीक है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ, ये जो बोलन दर्रा है यह ईरान के लिए जो रास्ता गया है, ईरान जाने वाले रास्ते में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ईरान जो जाया जाता है तो उसी रास्ते में बोलन दर्रा है और वहीं पे मेहरगढ़ है। चलिए आगे देखेंगे। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, कोल्डिहवा जो है यूपी में, वहीं पे विंध्य श्रेणी में जो है ये कोल्डिहवा है और वहाँ से आपको चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, गेहूं तथा जौ का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है, लेकिन जो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में उपलब्ध है वह जो है आपको इससे भी पुराना है। तो जब भी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए, चूँकि खेती के बाद ही जो है ये आया है, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाएगा तो हमेशा आपको कोल्डिहवा यूपी लेना है, ठीक है। और जब भी गेहूं तथा जौ के विषय में पूछा जाएगा तो मेहरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास होता है, ठीक है। और नगरीय सभ्यता की बात करें तो नगरीय सभ्यता में पहली जो सभ्यता हुई वह सिंधु घाटी सभ्यता हुई, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी इसके विषय में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरीय सभ्यता थी वह आज से करीब 4700 वर्ष पूर्व जो है इस सभ्यता, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इस्टेब्लिश हुई है और फिर उसके बाद उसका क्रमिक रूप से विकास होता है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे एवं उसके दक्षिण में स्थित प्राचीनतम नगर, ध्यान दीजिएगा, गंगा एवं इसकी जो सहायक नदियां हैं, मतलब गंगा और सोन के दक्षिण में, ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 2500 वर्ष पूर्व जो है एक नगर स्थापित होता है मगध नाम से, ध्यान दीजिए, मगध नाम से, ठीक है। और इसके जो राजा हुए आगे चल के बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, ठीक। ये सारी चीज़ें जो है आपको एनसीईआरटी में इसके विषय में दी गई है। और यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी में कि गंगा नदी के किनारे जो है, गंगा के दक्षिण में, ऐसे नहीं ऐसे पूछा गया था कि गंगा के दक्षिण में, इस तरह से पूछा गया था, ठीक है। तो मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ था, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं।
ध्यान देंगे। अगला प्रश्न इसी में आता है आपके बुक में ही कि लोग यात्रा क्यों करते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, लोग यात्रा क्यों करते थे। तो इसमें पहला जो चीज़ है वह काम की तलाश में। ठीक है, लोग जो है यात्रा क्यों करते हैं, ऐसे भी देखते हैं जैसे कि हम लोग जो भी लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वो किस लिए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो आती है कि काम की तलाश में। ठीक है, दूसरी चीज़ है प्राकृतिक आपदा के कारण पलायन। ठीक है, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ की समस्या आ गई, या फिर भूकंप आ गया, या फिर ज्वालामुखी उद्गार के साथ जो है लोगों को परेशानी हुई, तो एक जगह से दूसरे जगह जो है पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, तो चलिए दूसरी चीज़ तो प्राकृतिक आपदा के कारण हुई। तीसरी चीज़ विजय प्राप्ति हेतु सेनाओं के द्वारा गमन। जब दो राज्य के सैनिक आपस में लड़ते हैं तो दोनों राज्य, एक राज्य के सैनिक दूसरे की ओर, दूसरे राज्य के सैनिक एक राज्य पहले की ओर जो है चलते हैं। ठीक है, और यह भी क्या है, एक तरह का यात्रा है। तो विजय प्राप्ति के लिए जो है सेनाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा की जाती है। चौथा है इसी क्रम में व्यापार हेतु। देखिए आज जो भी चीज़ें हो, ठीक है, एक देश दूसरे देश से जो है व्यापारिक संबंध स्थापित करता है, मतलब समझिए कि पूरी दुनिया व्यापार पर ही टिकी हुई है। ठीक है, और व्यापार के लिए क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे है धार्मिक यात्रा। धार्मिक यात्रा क्या है, तो कुछ धर्मगुरु जो है अपने धार्मिक जो भी मतलब उनके धर्म से रिलेटेड जो भी उनकी शिक्षाएं हैं उसका सोचते हैं कि प्रचार प्रसार करने को लेकर के वो एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते हैं। ऐसी यात्रा धार्मिक यात्रा कहलाएगी, और इसमें धार्मिक गुरु भी यात्रा करते हैं, कुछ जो है लोग भी यात्रा करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगली जो चीज़ है वह है नए स्थानों की खोज में। कुछ लोगों के मन में यह भी रहता है कि हम नई नई जगहों को खोजें, देखें, जानें, तो इसलिए भी जो है यात्राएं की जाती है। तो यहाँ देखिए आपके सामने 6 डायमेंशन है। पहला काम की तलाश में, दूसरा प्राकृतिक आपदा के कारण, तीसरा विजय प्राप्ति हेतु, चौथा हो गया व्यापार के लिए, और पांचवा धार्मिक यात्रा, और छठा जो है नए स्थान की खोज में। चलिए अब इसी क्रम को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देंगे यात्रा के प्रभाव। जब लोग यात्रा करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यात्रा करने से क्या होता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, वहाँ की परंपराओं को देखना, वहाँ की संस्कृति को देखना। ठीक है, तो एक संस्कृति जो है दूसरी संस्कृति के नज़दीक आती है। ऐसे में क्या होता है कि सांस्कृतिक परंपराओं में समृद्धि आती है, मतलब सांस्कृतिक परंपराओं में जो है वो एक तरह से समझिए कि वो रिच होती है। ठीक है, इसके कुछ अच्छे गुणों को अपने यहाँ लेके गया, इनके कुछ अच्छे गुणों को ये संस्कृति अपने संस्कृति में लोग लाए, तो इसी तरह से जो है संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, चलिए विचारों के आदान प्रदान से रहन सहन पर प्रभाव आया। ठीक है, जब विचार मतलब एक दूसरे लोगों से, जैसे इसी में मैंने बताया कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जब कुछ भी गुणों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसे में जो है उनके रहन सहन पर भी प्रभाव आता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि देश के नाम, जो भारत का नाम है इंडिया, वह कैसे पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो नाम है वह इंडस शब्द से आया है। किससे आया है, इंडस से। संस्कृत में इसका अर्थ होता है सिंधु। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, सिंधु। और सिंधु को ही जो है, सिंधु जो नदी है उसको ईरानी और यूनानी जो है हिंदोस या इंदोस कहे। ध्यान दीजिएगा, ईरानी और यूनानी लोग जो हैं हिंदोस या इंदोस कहे। ठीक है, और सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को ईरानी और यूनानी लोगों ने क्या कहा, इंडिया कहा, और इसी तरह से इंडिया नाम पड़ता है। वहीं भारत की बात करें तो भरत नामक एक उत्तर पश्चिमी कबीला था। ठीक है, उसी कबीले के आधार पर भारत नाम पड़ता है, और इस भरत कबीला का उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग पांडुलिपि की बात करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं पांडुलिपि को, ठीक है। पांडुलिपि हस्तलिखित होता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमने हाथ से कुछ लिखा और आप लोगों को दिया, तो उसको क्या कहेंगे कि पांडुलिपि, ठीक है। साक्ष्य जो है पांडुलिपि का वह मुख्यतः मंदिरों एवं विहारों में मिलता है, ध्यान दीजिएगा। मंदिरों एवं विहारों में पांडुलिपि का साक्ष्य उपलब्ध होता है, ठीक। सामान्यतः तार पत्रों, जो तार वृक्ष होता है, तार का वृक्ष, उसका जो मतलब पत्ती होती है, उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, उस पे लिखे जाते थे, ठीक है। दूसरा भोजपत्र, ध्यान दीजिएगा। भोजपत्र क्या है, तो हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, उसी वृक्ष की छाल से, ठीक है, लिखने लायक कुछ मटेरियल तैयार किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, भोजपत्र बोला जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बात करें भाषाओं की, जो पांडुलिपियाँ, जो प्राचीनतम पांडुलिपियाँ मिली है, उसकी भाषाएं मुख्यतः संस्कृत, प्राकृत एवं तमिल भाषा में पाई गई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो प्राकृत भाषा है वह आम जन की भाषा थी। आम लोगों की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। चलिए, तो हम लोग पांडुलिपि देख लिए, अब अभिलेखों की बात करते हैं, ठीक है। अभिलेख पत्थर या धातुओं पर उत्कीर्ण होते थे। अभिलेख जो है वह पत्थरों पर जो है खुदवाया जाता था या फिर धातुओं पर उसे उत्कीर्ण कराया जाता था, ठीक है। अभिलेखों की बात करें तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ें रहती थी, तो एक तो शासकीय आदेश जो है दिया जाता था, तो उन आदेशों को जो है अभिलेख के तौर पे जो है पत्थर एवं धातुओं पर उत्कीर्ण कराया जाता था। दूसरी चीज़, कोई शासक की जो मतलब कोई शासक अगर किसी युद्ध में विजय प्राप्त करता है, तो उसकी विजय गाथा, यानी कि उसके जो उसने युद्ध जीता है उसकी जो कहानियाँ हैं, उसको उत्कीर्ण कराया जाता था, ठीक है। तीसरा चीज़ है व्यक्तिगत विवरण। कोई राजा जो है या फिर कोई व्यक्ति जो है अपना व्यक्तिगत विवरण को लेकर के भी अभिलेख बनवाते थे, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अभिलेख में ही एक नोट है, 2250 वर्ष पुराना कंधार यानी अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख। सम्राट अशोक का एक अभिलेख है, कंधार अभिलेख, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में है। उसकी जो लिपि है वह यूनानी तथा अरमाइक लिपि है, ध्यान दीजिएगा। यूनानी तथा अरमाइक लिपि में मिली है, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। द्विभाषी अभिलेख है, कंधार से प्राप्त होता है। कंधार कहाँ है, तो अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये जो है आपको पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे। देखिए, दूसरा जो चैप्टर है वह है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। आखेटक मतलब क्या होता है? आखेटक मतलब हुआ शिकारी, जो शिकार करते हैं। तो प्राचीनतम जो आरंभिक लोग थे उनका क्या काम था, उन्होंने क्या किया कि अपना जीवन यापन करने के लिए आखेट पर निर्भर रहे, जंगलों के कुछ कंद मूल पर निर्भर रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। खाद्य संग्राहक समुदाय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने का कारण। देखिए ध्यान दीजिएगा, आखेटक को ही खाद्य संग्राहक बोला गया। ध्यान दीजिए क्यों बोला गया है। शुरू में ही हमने बताया था कि आखेटक जो है जैसे शिकार करते हैं, ठीक है। शिकार को जो है एक जगह इकट्ठा किए, ठीक है। तो यह भी क्या हुआ, संग्रह किया गया, ठीक है। तो किसका संग्रह हुआ, खाद्य का संग्रह, मतलब भोजन का संग्रह किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसी में हम लोग देखेंगे कि जो आखेटक समुदाय हुए यानी खाद्य संग्राहक जो हुए, उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गया उसका कारण क्या था। पहले इसमें जो 3-4 चीज़ें बताई गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए। आसपास के पौधे, फल, मूल एवं जानवरों की समाप्ति के उपरांत भोजन की तलाश में। ध्यान दीजिए, चूँकि उस समय के जो आखेटक समुदाय थे, आखेटक लोग थे, उनकी जो निर्भरता थी भोजन को लेकर के, वह पौधे, कंद मूल, फल
ठीक है, इन चीज़ों पे, और शिकार जो उनका होता था जानवर, ठीक है, जो जानवर जिनकी शिकार वो करते थे, यहीं तक जो है वो उनकी निर्भरता जो है इन चीज़ों पर थी। और जब सपोज कीजिए कि ये चीज़ समाप्त हो जाए, पौधे जो है, फल वगैरह जो है वो समाप्त हो जाए एक समय के बाद, और जानवर जितने थे उनका शिकार इन्होंने कर लिया, और फिर जानवरों की भी समाप्ति हो गई, अब क्या होगा? अब तो इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा, ठीक है, तो भोजन की तलाश में। ठीक, चलिए अगला है फसलों यानी चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, ये जो लाइन है समझने वाली लाइन है। इसमें क्या है? चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करना। इसका मतलब समझिए, जो आरंभिक लोग थे उनको पशुपालन तो आता नहीं था, उनको कृषि भी नहीं आती थी, तो फिर चारे के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाएंगे? ध्यान दीजिए, जो शाकाहारी जानवर होते थे वो जो है चारा खाएंगे, ठीक है, और चूंकि जानवरों को आकर्षित करना है ताकि उनका शिकार किया जा सके, तो इसीलिए उनके लिए चारे का भी इंतजाम इन लोग करते थे। जहाँ ये रहते थे अपने गुफा में या फिर कहीं और, तो सामने जो है कुछ चारा वगैरह रख देते थे ताकि शाकाहारी जानवर उसको खाने के लिए आए और फिर उनका शिकार किया जा सके। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आखेटक लोग जो है इनका पीछा करते थे। ठीक है, तो इसलिए भी चारे के लिए भी जो है एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते थे। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह चारा समाप्त हो गया तो फिर जो है शिकार कैसे करेंगे, जानवरों को आकर्षित कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये दूसरे जगह का जो है भ्रमण किया जाता था। आगे देखें, पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आने के कारण, ध्यान दीजिए, पेड़ पौधे जो हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि जो फल फूल वगैरह है वो एक समय तक ही देते हैं, फिर दूसरे मौसम में नहीं देते हैं। ऐसे में जो है मौसमी प्रकार की जो ये गतिविधियां हैं, तो इसके वजह से उनको अगले मौसम का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए किसी और जगह की यात्रा करनी पड़ती थी ताकि दूसरा मौसम, अगला जो मौसम आएगा उस समय में जो कुछ भी फल फ्रूट वगैरह मिल सकता है, हो सकता है किसी और जगह मिले। तो इसीलिए जो है अलग अलग मौसम में चूँकि आता था तो इनको दूसरे जगह की यात्रा करनी पड़ती थी। एक जगह अगर सूखे की समस्या आ गई तो फिर इनको जो है दूसरे जगह जा कर के पानी की तलाश करनी होगी, तो पानी की तलाश में भी ये यात्रा करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका है, हुसगी है, कुरनुल गुफाएं हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक होने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। ठीक है, भीमबेटका से मिलता है आखेटकों का साक्ष्य, हुसगी से मिलता है, कुरनुल गुफा से। कुरनुल गुफा के बारे में आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से राख का साक्ष्य मिला है, राख का साक्ष्य। कुरनुल गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ से राख, तो ध्यान दीजिए, राख कभी भी अगर जहाँ भी हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब है कि आग रहा होगा वहाँ, इसीलिए तो राख है। तो आग का साक्ष्य भी कह सकते हैं, या आग के खोज को लेकर के जो है कुरनुल गुफा का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ नव पाषाणिक स्थल हैं। नव पाषाणिक स्थलों की बात करें तो मेहरगढ़ है, बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, कोल्डिहवा यूपी में, महागढ़ा, चिरांद, दाउजली हेडिंग, हल्लूर, पयमपल्ली, जो ये सारे जगह हैं, ये क्या है? नव पाषाणिक स्थल हैं। ठीक है, इसमें से जो है आपको दाउजली हेडिंग एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो ये नॉर्थ ईस्ट से है और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, बीएसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में पूछे गए प्रश्नों पर आप जो है आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। नव पाषाणिक पुरा स्थल,
ब्रह्मगिरी एवं आदि चन्नलूर, इसको भी आप लोग महापाषाणिक स्थल, ध्यान दीजिए। महापाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल का क्या मतलब हुआ? कुछ स्थल ऐसे थे जहाँ की मतलब लोगों की डेथ के बाद जो है उनको बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर रख करके जो है उसको इस तरह से घेर दिया जाता था, ठीक है। तो उसी को जो है महापाषाण कहा गया है। महापाषाणिक पुरास्थल का साक्ष्य जो है, साक्ष्य के तौर पे कौन कौन सा है? एक ब्रह्मगिरी है, दूसरा आदि चन्नलूर है, ठीक है। चलिए अब आरंभिक गांव, नाम और तिथियां, ठीक। तो पुरापाषाण काल जो है, पुरापाषाण काल समझ लीजिए कि आरंभिक युग से लेकर के, ठीक है, 12,000 वर्ष पहले तक, मतलब 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक, ठीक है, ये कहलाएगा आपको पुरापाषाण काल। इसके 3 भाग हुए, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उत्तर पुरापाषाण काल, ठीक है। आगे बात करें मध्य पाषाण काल की, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये, ध्यान दीजिएगा। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसकी जो अवधि रही है वह 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। इसमें क्या क्या गतिविधियां हुई? तो पहली चीज़ जो हुई है, पर्यावरणीय बदलाव आए हैं। पर्यावरणीय बदलाव आने से क्या होता है, या फिर जलवायु परिवर्तन भी कह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और पर्यावरणीय बदलाव होने से क्या होता है? गर्मी बढ़ती है, तापमान में बढ़ोतरी होती है, हिम युग समाप्त हो जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे कि पाषाण औजार अपेक्षाकृत छोटे थे। इसमें एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे पर्यावरणीय बदलाव आता है तो क्या होता है इसमें कि बहुत सारे घास स्थल आते हैं, ठीक है, घास भूमियाँ निकल करके आती है, ठीक है। और फिर घास भूमि आएंगे तो शाकाहारी जंतु भी आएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग याद रखेंगे, बाकी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पाषाण औजार जो रहे इस युग में, एक सेकेंड, हाँ, पाषाण औजार जो है अपेक्षाकृत छोटे रहे थे। कैसे थे? छोटे। और जब पाषाण, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। पत्थर के जो औजार पाए गए हैं उस समय में, मतलब मध्य पाषाण काल के, तो वो अपेक्षाकृत छोटे थे, ठीक है, जिनको माइक्रोलिथ बोला गया है, ठीक है, माइक्रोलिथ बोला गया है, यानी लघु पाषाण बोला गया है, ठीक है। पुरापाषाण युग वाले औजार भी बनाए जाते रहे। जो इस समय औजार बन रहे थे वो इस समय में भी बनते रहे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे छोटे जो पत्थरों के औजार थे वो भी पाए गए, ठीक है। अब देखें नवपाषाण युग को, तो 10,000 वर्ष पहले इसका ये था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मध्य पाषाण काल से ही रिलेटेड है यहाँ पे, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, बदलती जलवायु, 12,000 वर्ष पहले जलवायु में परिवर्तन आता है, ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया भी गया था। तापमान में बढ़ोतरी होती है, घास के मैदान जो है आते हैं, और शाकाहारी जंतुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। शिकारी द्वारा इन जंतुओं का पीछा किया जाता है, इन जंतुओं से जुड़ी हर जानकारियों को हासिल की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब शिकारी इन शाकाहारी जंतुओं का पीछा करते हैं तो उनको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती है, और यहीं से जो है माना जाता है कि पशुपालन की शुरुआत की गई, ठीक है। मछली भी जो है भोजन का एक हिस्सा बन करके उभरती है, कहाँ? मध्य पाषाण काल में। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और जब भी पशुपालन की शुरुआत पूछी जाएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक तथ्य मैं बता रहा हूँ, पशुपालन की शुरुआत, जब भी आपसे पशुपालन के शुरुआत की बात पूछी जाएगी तो मध्य पाषाण काल, ठीक है। और जब पशुपालन का विकास पूछा जाएगा
तो नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, अब हम लोग इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए। खेती और पशुपालन की शुरुआत प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ, धान उगने लगे मध्यपाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, देखिए मध्यपाषाण काल के विषय में थोड़ा सा हम लोग एक बार और देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, घास के मैदान है, शाकाहारी जंतु है, शिकारी द्वारा इन जंतुओं का पीछा किया गया। मतलब जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसी की देन है कि प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान जो है उगने लगे, ठीक है, मध्यपाषाण काल में ही, और लोगों के द्वारा इसे एकत्रित किया गया। ध्यान दीजिएगा, एकत्रित किया जाने लगा, अनाजों के उगने व पकने तक की प्रक्रिया को सीखने लगे, ठीक है, और कालांतर में स्वयं कृषि करना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, ये जो फेज है मध्यपाषाण काल, ये एक ट्रांजिशन का फेज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन का फेज है, सीखने का समय है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान जब उगने लगा तो लोगों के द्वारा इसे एकत्रित किया गया, ठीक है, और चूँकि लोग देखते रहे अनाज जो है उग रहा है, जो कैसे जो है अंकुरित हो रहा है बीज, फिर उसके बाद वो एक पौधे का रूप लेता है, फिर धीरे धीरे देखने के बाद जो है पकने तक की प्रक्रिया आती है, फिर उससे जो है जो दाने होते हैं वो नीचे गिरते हैं ज़मीन पे, ठीक है। तो धीरे धीरे यही प्रक्रिया जो है लगातार जब दोहराई गई, ठीक है, तो वो क्या किए, इन सारे चीज़ों को सीखने लगे, ठीक है, और कालांतर मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के है कि बाद में फिर वे स्वयं जो है इन प्रक्रियाओं को दोहराए, तो इसी से जो है कृषि की शुरुआत होती है। एक चीज़ यहाँ पे है कि कृषि की शुरुआत जब भी आपसे पूछी जाएगी, कृषि की शुरुआत, तो इसमें जो है आपको नवपाषाण काल लिखना है, नवपाषाण काल, ठीक है। चलिए, पशुपालन, अनाज एवं चारा से पशुओं को आकर्षित किया गया। मतलब कि पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, अब हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है, तो अनाज एवं चारे से क्या किया, पशुओं को आकर्षित किया गया। पहला जो पालतू पशु बना वह क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज। आखिर एक बात यहाँ पे बताइए कि जब इनको जानवरों को आकर्षित किया गया तो पशुपालन की शुरुआत कैसे हो गई। ध्यान दीजिएगा, अनाज और चारा डाल करके जो है पशुओं को अपने पास बुलाए, ठीक है। एक तो रीज़न इसमें मेन था कि लोग जो है उसका शिकार करते थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जानवर जो है बच्चे देते हैं, उनसे जो है दूध भी मिलता है, ठीक है। अब बाद में जो है शिकार करने के बाद इनसे मांस भी प्राप्त होती है। तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जो है इन लोगों ने जब देखा, उसके विषय में काफ़ी सारी जानकारियां हासिल की, तो वहीं से जो है एक तरह से पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है। और पहला जो पालतू पशु था वह क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ध्यान दीजिएगा, कुत्ता जो है आज वह नहीं होकर के क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज। आगे इन्होंने भेड़, बकरी एवं गाय को जो है पालतू बनाया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं। आगे है घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ध्यान दीजिए, एक नवीन जीवन शैली क्या है ये, तो कृषि की शुरुआत, बीज बोने से लेकर अनाज प्राप्त करने तक की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। इसके लिए लंबे समय तक एक जगह निवास करना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, जो कृषि की शुरुआत होती है यहीं से आपको एक नवीन जीवन शैली की भी शुरुआत हो जाती है। किस प्रकार से, तो पहले के जो लोग थे वह हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करते रहते थे। क्यों,
भोजन के लिए, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से भोजन के लिए ही एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते थे। इसमें जो मुख्य वजह थी कि एक जगह पे भोजन की समाप्ति हो जाना या फिर मौसमी प्रकार का होना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कृषि की शुरुआत जब होती है तो बीज बोने से लेकर के अनाज प्राप्त करने तक की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। और चूंकि इसमें काफ़ी समय लगता है तो इसके लिए जो है लंबे समय तक एक जगह निवास करना पड़ेगा, तो यहीं से अस्थाई जीवन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब आखेटक से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र है, अस्थाई जीवन की शुरुआत वाला जो सफ़र है, इसमें पशुपालन एवं कृषि इसका जो है बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। पशुपालन की वजह से क्या होता है कि पशु जो है शाकाहारी पशु चारे को लेकर के जो है आकर्षित हुए, इनको लगा कि चारा अगर हम डालते हैं पशुओं के आगे तो उनका शिकार कर पाएंगे, ठीक है। फिर जब चारे के महत्व को इन्होंने समझा तो कुछ अनाजों के बारे में भी समझा, और फिर गेहूं, धान, जौ इन चीज़ों की खेती भी इन्होंने आरंभ की। और जब खेती में चूँकि काफ़ी समय लगता था, इसीलिए इनको ऐसा लगा कि लंबे समय तक जो है हमें एक जगह पे रहना पड़ेगा, और यहीं से अस्थाई जीवन शैली की शुरुआत होती है। चलिए अब यहाँ हम लोग समझते हैं कृषि की प्रक्रिया के उपरांत। अब चलिए कृषि कर लिया इन्होंने, ठीक है, और काफ़ी सारे अनाज भी इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब क्या किया जाएगा, अनाज तथा बीजों के भंडारण की समस्या, ठीक है। इन्होंने अनाज जो है पैदा कर लिया, अब इसके भंडारण की समस्या आई, तो इससे निपटने के लिए इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, ठीक है, टोकरियाँ बुना, ज़मीन में गड्ढा करके इनको जो है सुरक्षित रखने का कोशिश किया, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे हुए जानवर, तो जानवर से आपको जो है दूध, मांस इत्यादि प्राप्त होता है, और प्रजनन के उपरांत इनकी संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। एक समय था जब आरंभिक लोग जो हैं, आखेटक जो लोग थे, वो क्या करते थे, जंतुओं का या पशुओं का जो है शिकार करते थे, ठीक है, और फिर उसको खाते थे, ठीक है, तो उनसे मांस प्राप्त करते थे, ठीक। अब देखते हैं कि चूंकि भंडारण की समस्या थी, गुफा में चूंकि उन लोग रख देते थे, फिर बाद में जो है बहुत तरह का उसमें उसका जो है डिकम्पोज होने लगता था वो, तो उनमें जो है वहाँ पे उसको समस्याएं आती थी। लेकिन अब क्या है, ये पशुपालन करने लगे, ठीक है। पशुपालन से फ़ायदा क्या हुआ, इनको दूध मिल रहा है, मांस मिल रहा है, प्रजनन के उपरांत इनकी संख्या बढ़ रही है। अब ऐसा हो गया कि इनके पास संख्या काफ़ी ज़्यादा है पशुओं की, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर ये पशुपालन नहीं करेंगे तो एक बार में, चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कितनों को मार करके खा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि समय समय पर सुविधा अनुसार इसका उपयोग करने के लिए इसको पालना शुरू किए, ठीक है। तो एक तरह से चूँकि अपने भोजन के लिए ही जो है इसको पाल रहे थे, तो एक तरह से चलते फिरते खाद्य भंडार कहे गए। जहाँ लेके गए तो जो है पशुओं को लेके चले गए, साथ में चल फिर सकते थे पशु, ठीक है। तो इसीलिए जो है जानवरों को क्या कहा गया, चलते फिरते खाद्य भंडार, ठीक है। अतः पशुपालन को भोजन के भंडारण के तौर पे देखा गया, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अस्थाई जीवन काल की ओर चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अस्थाई जीवन काल की ओर, जीवन की ओर नवपाषाणिक स्थल। एक नवपाषाणिक स्थल है बुर्जहोम, जो कि कश्मीर में है। गड्ढे के नीचे घर का जो है वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे गर्तावास कहा गया है, ठीक है। गर्तावास के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह जो है वहाँ पे
आग जो है जलाई जाती थी, उस जगह का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये था कि अलग अलग मौसम में लोग जो है कभी घर के भीतर भोजन बनाते थे, कभी जो है घर के बाहर भोजन बनाते थे, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और है, गर्तावास में जो है आपको नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, याद रखेंगे, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे, इस समय के जो औजार थे, पाषाणिक औजार, पत्थर के जो औजार थे, अधिक पैने थे, मतलब अधिक धार था उसमें, और पॉलिशदार हुआ करता था, पॉलिश चढ़ाया जाता था। ठीक है, उसी समय से ओखली व मुसल का प्रयोग किया गया है अनाजों को कूटने के लिए। ठीक है, हड्डियों के भी औजार पाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन जिसमें कि अलंकरण भी था, कहीं कहीं जो है अलंकृत बर्तन भी मिले हैं मिट्टी के। आगे बात करें तो चावल, गेहूं एवं दलहन जो है आहार का हिस्सा बना है। कब? नवपाषाणिक काल में। नवपाषाणिक काल की बात करें तो वहाँ पे भोजन का हिस्सा कौन बना है? तो चावल, दाल और गेहूं को भोजन में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे कपड़े बुनना, कपास की खेती, चूँकि कपास की खेती होने लगी थी और इन्होंने इसी समय में कपड़े बुनने का भी काम शुरू किया। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे मेहरगढ़ का एक सूक्ष्म निरीक्षण देखेंगे। यहाँ बोलन दर्रे के पास है, एक समतल स्थान है, वही जो है आपको मेहरगढ़ है। ठीक है, सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने तथा भेड़ बकरी पालने का जो साक्ष्य मिला है आपको अभी तक, वो जो है आपको मेहरगढ़ में से मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? तो वर्तमान पाकिस्तान में है। बात करें तो यहाँ से जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है, जिसमें हिरन, सुअर, भेड़ और बकरी का जो है साक्ष्य मिला है। यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, वहाँ के जो मेहरगढ़ के जो घर थे वो चौकोर तथा आयताकार हुआ करते थे। प्रत्येक घर में 4 या अधिक कमरे थे। ठीक है, उस समय के जो मेहरगढ़ का जो मकान मिला है उसमें प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे हुआ करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक घर में अमूमन इतने कमरे इसलिए बनाए जाते थे कि हो सकता है कुछ अनाज भंडारण के भी काम में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए भी जो है वहाँ पे ये चीज़ें थी। मेहरगढ़ के लोगों में मृत्यु के बाद के जीवन की आस्था थी। ध्यान दीजिएगा, मेहरगढ़ के जो लोग हुए उनकी ऐसी मान्यताएं थी कि मृत्यु के बाद भी लोगों का जीवन होता है, उनको वहाँ भी जो है चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती है, तो कब्र में जो है कुछ कुछ चीज़ों को साथ में दफन किया जाता था। ठीक है, मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य जो है वह आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। चलिए अब जो है आखिरी कड़ी है, कुछ तिथियां हैं, इसे हम लोग देखेंगे। चलिए, मध्य पाषाण युग, यह 12,000 से 10,000 वर्ष पहले तक का समय है। ठीक है, आगे है बसने की प्रक्रिया का आरंभ, जब लोग अस्थाई जीवन जो है अपना ये करने लगे, तो 12,000 वर्ष पहले का समय है। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 वर्ष पहले। तो यह कक्षा, इस कक्षा में जो है यही सारे तथ्य थे। इतने ही तथ्य जो है आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं चैप्टर 1 और 2 में। ठीक है, तो आज आप लोगों ने इन चीज़ों को सीखा और मेरी कोशिश यही है कि लगातार वीडियो ला करके आप लोगों को एनसीईआरटी के माध्यम से और भी बुक्स जो भी होगी तो उसको मर्ज कराते हुए हम लोग आगे चलेंगे। यह जो है एक कड़ी की शुरुआत हो चुकी है और आप लोग अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहें। नूतन टेस्ट सीरीज़ जो है इसमें अपनी भूमिका अदा करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा और इसी तरह की चीज़ें लगातार हम लोग लेकर के आएंगे। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।